मेरा नाम मुकेश शुक्ला और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही इस YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश शुक्ला एजुकेशन हब में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर आपके क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हमको 10th, 11th, 12th सब जगह पर लिखनी रहेगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पाठ में हमको कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो हमारे आसपास के जितने भी परिवर्तन हैं हम लोग देखते हैं रोज दिन प्रतिदिन में पता नहीं कितने परिवर्तन होते हैं, है ना। तो सभी परिवर्तनों को हमने क्या रखा है, दो हिस्सों में बांटा है, दो प्रकार में बांटा है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। हम देखेंगे आगे कि कौन से रासायनिक परिवर्तन है और कौन से भौतिक परिवर्तन है। दूसरा हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। किस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन ही एक रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाता है, यह भी हम लोग अभी देखेंगे। क्या हो गया रासायनिक अभिक्रिया। आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया को शब्दों में ना कहा जाए, किसी भी अभिक्रिया जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो हम लोग अगर उसे शब्दों में ना कहें, सूत्रों में लिखें तो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। अगला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, तो हमें इसे भी पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। उसके आगे हमें देखना है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपके स्कूल में हर टीचर इसको हर प्रश्न पत्र में देता है कि रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को इसको संतुलित करके दिखाओ। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपचायक क्या होता है, उपचायक क्या होता है, ये देखा जाएगा। फिर आगे देखेंगे संक्षारण क्या होता है, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण। विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है, हम लोगों ने देखा है कि तेल या वसायुक्त जितने भी हमारे पास पदार्थ होते हैं, उन सभी पदार्थ को अगर कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो उनमें एक अजीब सा खट्टापन आ जाता है और कुछ दुर्गंध आने लगती है। वो क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर लेते हैं। जब वो ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। ये सारी चीजें हम लोग इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक है आज भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। इसको समझते हैं। देखो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि फल, मेरे पास क्या है, एक सेब है। मेरे पास एक सेब है, मैंने सेब को बीच में से काटा, मैंने सेब को काटा, सेब दो हिस्सों में टूट गया। सेब दो हिस्सों, परिवर्तन आया ना, परिवर्तन आया, आकार में परिवर्तन आया। लेकिन क्या सेब अमरूद में परिवर्तित हुआ? नहीं। आकार में परिवर्तन आएगा लेकिन उसकी प्रारंभिक प्रारूप और अंतिम प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके जो प्रारंभिक अवस्था का रासायनिक सूत्र था और जो अंतिम अवस्था का रासायनिक सूत्र है वो समान है। पहले भी सेब था, आखिरी में भी सेब है। यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में परिवर्तन है, 1 से 2 हो गया है, लेकिन उनका जो प्रारूप है यानी जो उनका रासायनिक गुणधर्म है यानी जो रासायनिक सूत्र है, यदि H2O था तो H2O ही रहेगा और कुछ बदल के CO2 नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह होते हैं जिनमें वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन आता है लेकिन उसके प्रारंभिक गुणधर्म में किसी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यानी अगर वस्तु शुरू में सेब है तो आखिरी में भी सेब में ही रहेगी, यानी सेब ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाए, कार्बन और ऑक्सीजन, तब ये आप नहीं कह सकते हो कि भौतिक परिवर्तन है। तब आप इसे क्या कहोगे कि ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे मैं यहां पर 2 उदाहरण लेता हूं जिनमें ये पता चलेगा कि आकार में परिवर्तन होता है। जैसे पहला हमने लिया फल काटा, तो हमने एक बड़ा फल था छोटे फलों में काट दिया, क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। एक बड़ा पेपर था, पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो ये क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में अवस्था का परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणधर्म और रासायनिक सूत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसका हम एक बहुत आसान सा एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने पहले 2 उदाहरण आपको बताया, फल काटना, पेपर फाड़ना। तो फल को काट दिया लेकिन फल फल ही रहेगा, यानी सेब सेब ही रहेगा, सेब अमरूद नहीं बनेगा। यानी उसकी जो प्रारंभिक रासायनिक सूत्र था वही रासायनिक सूत्र अंत में भी रहेगा। रासायनिक सूत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभिक अवस्था के जो गुणधर्म थे वही गुणधर्म अंतिम अवस्था में भी रहेंगे, उसके गुणधर्म में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा।
उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे हमने लिया जल। जल को मैं 3 अलग अलग अवस्थाओं में प्रदर्शित करता हूं। जल, जब जल ठोस बन जाता है तो वह क्या कहलाता है? बर्फ। ये जल जब ये द्रव अवस्था में रहता है तो ये क्या कहलाएगा? जल। और जब इसी जल को गैस अवस्था में कर दिया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? भाप। तो देखो हमने क्या देखा कि जल की आकार में परिवर्तन आता है। भौतिक परिवर्तन अगर आप करोगे तो आकार में परिवर्तन आएगा। आकार में परिवर्तन हमने किस में देखा? फल में देखा और पेपर में देखा। अगर हम बात करें कि अवस्था में परिवर्तन, तो यहां पर हम उदाहरण ले लेते हैं जल। जल को हम 3 अलग अलग अवस्थाओं में देख सकते हैं। अवस्था परिवर्तित हो रही है, लेकिन क्या जल का सूत्र परिवर्तित हो रहा है? नहीं। जल H2O ही बर्फ में भी है, H2O ही आपके जल में भी है, यानी जो द्रव अवस्था में जल है वो भी H2O ही है, और अगर भाप अवस्था में भी चला जाएगा तो भी H2O ही रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भौतिक परिवर्तन आता कैसे है, तो भौतिक परिवर्तन कैसे आता है, तो भौतिक परिवर्तन के लिए हमने क्या देखा कि जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, ये बर्फ है। बर्फ के अंदर कुछ कण हैं। बर्फ क्या है? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था के कण के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि ठोस अवस्था में जो कण होते हैं, उनका अंतर आणविक बल बहुत ही प्रबल होता है और वह अपने ही अवस्था में कंपन करते रहते हैं, यानी वह कण अपने ही जगह पर कंपन करते रहते हैं। तो अगर हम इसको किसी प्रकार से क्या दे दें? ऊर्जा दे दें, उष्मा दे दिया। हमने इसको ऊर्जा नहीं दिया, उष्मा दे दिया। उष्मा दे दिया तो कणों को क्या मिल गया? गतिज ऊर्जा मिल गई। कणों को क्या मिल गई? गतिज ऊर्जा। और जैसे इनको गतिज ऊर्जा मिलेगी ये तेजी से कंपन करने लगेंगे और ये किससे परिवर्तित हो जाएंगे? बर्फ से हटकर ये किसमें चले जाएंगे? द्रव अवस्था में, यानी जल पानी के रूप में चला जाएगा, पानी के रूप में चला जाएगा। तो यहां हम क्या देखेंगे? इनके अंतराण्विक बल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने गतिज ऊर्जा दे दी, हमने उष्मा दे दी, तो ये किसमें परिवर्तित हो गए? किसमें परिवर्तित हो गए? मतलब इनका जो अंतराण्विक बल है वो समाप्त हो गया। अंतराण्विक बल समाप्त हो गया और ये किसमें परिवर्तित हो गया? जल में। फिर से अगर इनको उष्मा दे दिया जाए, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? भाप। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? भाप। तो तीनों ही अवस्था, बर्फ, पानी और भाप, ये क्या हो गया? बर्फ, पानी कह दो, जल को कह दो, या पानी कह दो, या भाप कह दो। देखिए तीनों ही अवस्थाओं में सूत्र H2O ही है, H2O ही है, लेकिन इनकी अवस्था में बार बार परिवर्तन हुआ है। इनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है लेकिन इनके सूत्र में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें आकार का परिवर्तन होता है, जिसमें अवस्था का परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक सूत्र में किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव नहीं आता है। इसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन के मैंने आपको बताया आकार में परिवर्तन होना, यानी फल काटना और सेब फाड़ना। उसके बाद मैंने आपको बताया अवस्था में परिवर्तन, तो हमने एक जल का उदाहरण लिया। जल की 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन जल का जो रासायनिक गुणधर्म है या रासायनिक सूत्र है वह किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा। ये अपने अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, ठोस में आ सकता है, द्रव में जा सकता है, गैस में जा सकता है, जल तीनों अवस्था में जा सकता है, लेकिन अपने रासायनिक सूत्र में किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? समझ में आया। यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के आकार में परिवर्तन मिलेगा, अवस्था में परिवर्तन मिलेगा, लेकिन रासायनिक गुणधर्म और रासायनिक सूत्र में किसी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं पाया जाएगा। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। अब हम आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है? देखिए रासायनिक परिवर्तन होना बहुत आसान नहीं है। रासायनिक परिवर्तन के लिए आबंध बनना जरूरी है। 2 तत्वों के बीच, 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनना जरूरी है, तभी रासायनिक परिवर्तन होगा। अदरवाइज या फिर और किसी भी तरीके से आप नहीं कह सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन होने के लिए आबंध होना जरूरी है, और आबंध 2 प्रकार से होगा, या तो आयनिक आबंध या सहसंयोजी आबंध। आयनिक आबंध में क्या होता है? जैसे NaCl, Na यानी सोडियम और Cl माने क्लोरीन। सोडियम के बाहरी कक्ष में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सोडियम का अगर हम बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 में का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 281, इसके बाहरी कक्ष में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है।
क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन के इसका हम परमाणु क्रमांक की बात करें 17, इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कि यह अपना अष्टक पूरा कर ले, और इसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो यह अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर धनायन लेगा, और यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने ऊपर ऋणायन लेगा। और अब दोनों, एक के ऊपर धनायन हो गया और एक के ऊपर ऋणायन, तो इन दोनों के बीच धन और ऋण, इन दोनों के बीच जो आयन बनेगा, इस आयन को कहा जाता है आयनिक आबंध। इन दोनों के बीच जो आबंध बनेगा, एक धनायन और एक ऋणायन, इन दोनों के बीच जो आबंध बनेगा, इस आबंध को क्या कहते हैं, आयनिक आबंध। रसायन विज्ञान में अगर कोई भी तत्व से तत्व है इलेक्ट्रॉन्स को त्यागे, और एक इलेक्ट्रॉन और कोई भी दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, तो त्यागने वाले के ऊपर हमेशा प्लस यानी धनायन आता है, ग्रहण करने वाले के ऊपर हमेशा ऋणायन आता है। और एक धनायन और एक ऋणायन दोनों तत्व आपस में मिलकर एक आयनिक बंध बनाते हैं, तभी रासायनिक क्रिया संभव है। तो पहली रासायनिक परिवर्तन लाने के लिए क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, आयनिक आबंध चाहिए। एक और प्रकार से आपके रसायन जो है रासायनिक परिवर्तन शो करते हैं, एक और प्रकार से हमारे जो तत्व हैं वो रासायनिक परिवर्तन शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, वह क्या है, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान ना करके इलेक्ट्रॉन्स का साझा करना, जो हम अभी पार्ट 4 में पढ़ेंगे कार्बन में। कार्बन क्या करता है, कभी इलेक्ट्रॉन्स को दान नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को साझा करता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके एक आबंध बनाता है, उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। तो रासायनिक परिवर्तन सिर्फ 2 ही स्थिति में संभव है। पहली स्थिति या तो आयनिक आबंध बनेगा या सहसंयोजी आबंध बनेगा। यदि कोई आबंध नहीं बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन संभव नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन संभव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें 2 प्रकार के आबंध बनते हैं, एक आयनिक आबंध यानी इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर और फिर अपने ऊपर ऋणायन या धनायन बनाना, और उसके बाद आबंध बनाना, है क्या कहलाता है, आयनिक आबंध। और सहसंयोजी आबंध मतलब इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके एक आबंध बनाना, वो क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध। तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें ये दोनों आबंध जरूर बनेंगे। आगे हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है, जैसे कि अवस्था का परिवर्तन हमेशा होता है। जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी या रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें अवस्था का परिवर्तन जरूर होगा। दूसरा, रंग का परिवर्तन। अभी आगे हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं देखेंगे जिनमें रंगों में परिवर्तन आता है। जब एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ मिलाया जाता है तो उनका जो तीसरा तत्व बनता है उसका रंग अलग होता है, यानी रंग का भी परिवर्तन आता है। तीसरा, गैस का निकलना। आप कह सकते हो कि सभी रासायनिक परिवर्तन में गैस जरूर निकलती है, तो गैस का निकलना भी क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। चौथा हमारा क्या, तापमान का परिवर्तन। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो वहां पर तापमान का भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहां तक की बात हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। अगला जो देखेंगे लेक्चर, उसमें रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगले लेक्चर्स में हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। आशा करता हूं आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।